नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक सामाजिक कहानी है। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में जब मैं बैठा था तो मेरे सामने की सीट पर एक लड़की ने मुझसे पूछा, हेलो, क्या आपके पास इस मोबाइल की सिम निकालने की पिन है? उसके पास एक फ़ोन था और वो उसमें नया सिम कार्ड डालना चाहती थी, लेकिन सिम स्लॉट खोलने के लिए पिन की ज़रूरत पड़ती है, जो उसके पास नहीं थी। मैंने हाँ में गर्दन हिला दी और अपने क्रॉस बैग से पिन निकाल कर लड़की को दे दी। उसने सिम डालकर पिन मुझे वापस करते हुए थैंक्स कहा। थोड़ी देर बाद वो फिर से इधर उधर ताकने लगी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ ही लिया, क्या आपको कोई परेशानी है? वो बोली, सिम स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। मैंने मोबाइल मांगा। उसने मुझे अपना मोबाइल दे दिया। मैंने उसे कहा कि सिम अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, थोड़ी देर में हो जाएगी। एक्टिवेट होने के बाद आईडी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगी। लड़की ने पूछा, आईडी वेरिफिकेशन क्यों? कहा कि आजकल सिम जब वेरिफिकेशन के बाद ही एक्टिव होती है। जिस नाम से सिम ली गई है उसका पूरी जांच पड़ताल की जाएगी, उसके बाद ही एक्टिव होगी। इतने में लड़की बुदबुदाई, ओहो। फिर मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, इसमें कोई परेशानी की बात तो नहीं है। वो अपने एक हाथ से दूसरा हाथ दबाती रही, मानो किसी परेशानी में हो। मैंने फिर उसे पूछा, आपको कोई कॉल करना हो तो आप मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर लीजिए। लड़की ने कहा, जी फ़िलहाल नहीं, थैंक्स, लेकिन ये सिम किस नाम से ख़रीदी गई है मुझे नहीं पता। मैंने कहा, एक बार एक्टिव हो जाने दीजिए, जिसने आपको सिम दी है उसी के नाम की होगी। उसने कहा, ओके, कोशिश करते हैं। लड़की से पूछा, आपका स्टेशन कहाँ है? लड़की ने कहा, दिल्ली। और आप? लड़की ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, मैं भी दिल्ली ही जा रहा हूँ, मुझे एक दिन का काम है। मैंने उससे लड़की से पूछा, क्या आप दिल्ली में ही रहती हैं या फिर? लड़की बोली, नहीं नहीं, दिल्ली में कोई काम नहीं है, ना ही मेरा कोई घर है वहाँ। मैंने उत्सुकता से पूछा। वो बोली, दरअसल ये दूसरी ट्रेन है जिससे आज मैं हूँ और दिल्ली से तीसरी गाड़ी पकड़नी है, फिर मैं हमेशा के लिए आज़ाद हो जाऊँगी। मैंने बड़ी हैरानी से पूछा, आज़ाद? किस कैद में थी आप? मुझे बड़ी जिज्ञासा हो रही थी जानने के लिए कि वो लड़की किस कैद में थी। वो बड़ी ही अलर्ट सी लड़की थी। लड़की बोली, उसी कैद में थी जिसमें हर लड़की होती है, जहाँ घर वाले कहें शादी कर लो, जब जैसा कहें वैसा करो। मैं घर से भाग चुकी हूँ। मुझे ताज्जुब हुआ, मगर अपने ताज्जुब को छुपाते हुए मैंने हंसते हुए पूछा, अकेली भाग रही हैं आप? आपके साथ कोई नज़र तो नहीं आ रहा? वो बोली, अकेली नहीं, साथ में है कोई। फिर मैंने प्रश्न किया, कौन? उसने कहा, दिल्ली से एक और ट्रेन पकड़ूंगी, फिर अगले स्टेशन पर वो जनाब मिलेंगे और उसके बाद हम किसी को नहीं मिलेंगे। ओह, तो ये प्यार का मामला है? मैंने कहा हाँ। मैंने उसे बताया कि मैंने भी लव मैरिज की है। ये बात सुनकर वो बहुत खुश हुई। बोली, वाह, कैसे हुआ सब? लव मैरिज की बात सुनकर वो मुझसे बात करने में रुचि लेने लगी। मैंने कहा, कब, कैसे, कहाँ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप बताओ, आपके घर में कौन कौन है? उसने होशियारी बरतते हुए कहा, वो मैं आपको क्यों बताऊं? मेरे घर में कोई भी हो सकता है। मेरे पापा, माँ, भाई, बहन हो सकते हैं। भाई ना हो, सिर्फ बहनें हो सकता है कि बहनें ना हो और बड़े भाई हों जो हमेशा गुस्सा करते हों। तभी मैंने बीच में पूछा, मतलब ये कि मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता? वो बोली, कुछ भी नाम हो मेरा, टीना, मीना, रीना, कुछ भी। बहुत बातूनी लड़की थी वो। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद उसने मुझे टॉफ़ी दी, जैसे छोटे बच्चे देते हैं क्लास में। बोली, आज मेरा बर्थडे है। मैंने उसकी हथेली से टॉफ़ी उठाते हुए उसे कॉन्ग्रेचुलेशन किया और पूछा, कितने साल की हो गई हो? वो बोली, 18। तो मैंने उसे कहा, मतलब भाग कर शादी करने की कानूनी उम्र हो गई है? मेरी यह बात सुनकर वो हंस दी। कुछ ही देर में काफ़ी फ्रैंक हो चुके थे हम दोनों, जैसे बहुत पहले से जानते हों एक दूसरे को। मैंने उसे बताया कि मेरी उम्र 35 साल की है। नहीं, मैं तुमसे 17 साल बड़ा हूँ। उसने मुझे बीच में टोकते हुए बोला, लगते तो नहीं हो आप। ये सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। मैंने उससे पूछा, तुम घर से भाग कर आई हो, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के निशान ज़रा भी नहीं है।
इतनी बेफिक्री मैंने पहली बार देखी है। खुद की तारीफ सुनकर वो खुश हुई। बोली, मुझे उन जनाब ने मेरे लवर ने पहले ही समझा दिया था कि जब घर से निकलो तो बिल्कुल बिंदास रहना। घर वालों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल अपना मूड ख़राब मत करना, सिर्फ मेरे और हम दोनों के बारे में ही सोचना। और मैं वही कर रही हूँ। फिर मैंने उसे टोका और बोला कि क्या उसने तुम्हें अनजान मुसाफिरों से दूर रहने की सलाह नहीं दी? उसने हंसकर जवाब दिया, नहीं, शायद वो भूल गया होगा ये बताना। मैंने उसके प्रेमी की तारीफ करते हुए कहा, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी टैलेंटेड है। उसने किस तरह से तुम्हें अकेले घर से रवाना किया, नई सिम और मोबाइल दिया, 3 ट्रेन बदलवाई ताकि कोई ट्रैक ना कर सके। वेरी टैलेंटेड पर्सन। लड़की ने हामी में सिर हिला दिया। बोली, बहुत टैलेंटेड है वो, उसके जैसा कोई भी नहीं है। मैंने उसे बताया कि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। एक बेटी है 8 साल की और एक बेटा 1 साल का। ये देखो उनकी तस्वीर। मेरे फ़ोन पर बच्चों की तस्वीर देखकर उसके मुंह से निकल गया, सो क्यूट। मैंने उसे बताया कि ये जब पैदा हुए थे तब मैं कुवैत में था। पेट्रो कंपनी में बहुत अच्छी जॉब थी मेरी, बहुत अच्छी सैलरी भी थी। फिर कुछ महीनों बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी और अपने ही कस्बे में काम करने लगा। लड़की ने पूछा, जॉब क्यों छोड़ी? मैंने कहा, बच्ची को जब पहली बार गोद में उठाया तो ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया मेरे हाथों में है। 30 दिन की छुट्टी पर घर आया था, वापस जाना था लेकिन जा ना सका। इधर बच्ची का बचपन खर्च होता रहे, उधर मैं पूरी दुनिया कमा लूँ, तब भी घाटे का ही तो सौदा है। मेरे 2 टके की नौकरी, बचपन उसका लाखों का। उसने पूछा, क्या बीवी बच्चों का साथ नहीं ले जा सकते थे आप? मैंने कहा, काफ़ी टेक्निकल मामलों से गुजर कर एक लंबे समय के बाद रख सकते हैं। उस वक्त ये पॉसिबल नहीं था। मुझे दोनों में से एक ही कोई चुनना था, आलीशान रहन सहन के साथ नौकरी या परिवार। मैंने परिवार चुना, अपनी बेटी को बड़ा होते देखने के लिए। मैं कुवैत वापस गया था लेकिन अपना इस्तीफ़ा देकर लौट आया। लड़की ने कहा, वेरी इम्प्रेसिव। फिर मैं खिड़की की तरफ देखने लगा। लड़की ने पूछा, अच्छा आपने जो लव मैरिज की थी, फिर आप भागकर कहाँ गए? कैसे रहे और कैसे गुजारा किया उस वक्त? लड़की के इस सवाल से मैं जान चुका था कि यह लड़की अभी बहुत लड़कपन में है। उसके हर सवाल और हर बात से ऐसा लग रहा था कि वह बहुत नासमझ है, बहुत छोटी सी है। मुझे वह अपनी छोटी बहन जैसी ही लग रही थी। मैंने उसे बताया कि हमने भागकर शादी नहीं की और ये भी कि उसके पापा ने मुझे पहली नज़र में सख्ती से रिजेक्ट भी कर दिया था। मैंने कहा, रिजेक्ट करने का कुछ भी कारण हो सकता है, और मेरा काम, मेरा परिवार। तो लड़की बोली, हाँ बिल्कुल सही। और आगे पूछने लगी, फिर क्या किया आपने? कहा, मैंने कुछ नहीं किया। उसके पिता ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और वहीं से मैंने अपने बारे में अलग से सोचना शुरू कर दिया। खुशबू ने मुझे कहा कि भाग चलते हैं। मेरी वाइफ का नाम खुशबू है। मैंने 2 टूक मना कर दिया। वो 2 दिन तक लगातार जोर देती रही कि भाग चलते हैं और मैं मना करता रहा। मैंने उसे समझाया कि भागने वाले जोड़े से लड़के की इज्जत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जबकि लड़की के पूरे कुल की इज्जत धुल जाती है। भगाने वाला लड़का उसके दोस्तों में हीरो बन जाता है, लेकिन इसके विपरीत लड़की प्रेमी संग भाग रही है, वो उल्टा कहलाती है। मोहल्ले के लड़के उसे चालू कहते हैं। बुराइयों के तमाम शब्दकोश लड़की के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भागने वाली लड़की आगे चलकर 60 साल की वृद्धा भी हो जाएगी कि उस कांड का कलंक उसके माथे पर से नहीं मिटता। मैं मानता हूँ कि लड़का लड़की को तोलने का ये दोहरा मापदंड गलत है, लेकिन हमारे समाज में यही तो होता है। ये नज़रिया गलत है, मगर सामाजिक नज़रिया यही है जो कि सच है। लड़की अपने नीचे को होठ दांतों तले पीसने लगी। उसने पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर एक घुट पिया। मैंने आगे कहा कि अगर मैं उस दिन अपनी वाइफ को भगा कर ले जाता तो उसकी माँ तो शायद कई दिनों तक पानी भी ना पी पाती। इसलिए मेरी हिम्मत ही ना हुई कि मैं ऐसा कोई गलत काम करूं। मैं जिससे प्रेम करूं उसके माँ बाप मेरे माँ बाप के समान ही हैं, चाहे शादी हो या ना हो। मेरी यह बात सुनकर कुछ पल के लिए वो सोच में पड़ गई, लेकिन मेरे बारे में और अधिक जानना चाहती थी। उसने पूछा, फिर आपकी शादी कैसे हुई? मैंने बताया कि खुशबू की सगाई कहीं और कर दी गई थी। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। खुशबू और उसके मंगेतर की बातें भी होने लगी थी, लेकिन जैसे जैसे शादी नज़दीक आने लगी उन लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। डिमांड मतलब? मैंने कहा, डिमांड का एक ही मतलब होता है, दहेज की डिमांड।
परिवार में सबको सोने से बने तोहफे दो, दूल्हे को लग्जरी कार दो, सास नंद को नेकलेस दो, वगैरह वगैरह। बोले हमारे यहाँ ये रीत है, लड़का भी इस रीत की अदायगी का पक्षधर होता है। वो सगाई मैंने तुड़वा डाली, इसलिए नहीं कि सिर्फ मेरी शादी उससे हो जाए, बल्कि ऐसे लालची लोगों से मैं खुशबू की शादी कभी नहीं करवा सकता था, ना उसका परिवार। फिर किसी तरह घर वालों को समझा बुझा कर मैं फ्रंट पर आ गया और हमारी शादी हो गई। ये सब किस्मत की बात थी। लड़की बोली, चलो अच्छा हुआ आप मिल तो गए, वरना वो गलत लोगों में फंस जाती। मैंने कहा, ज़रूरी नहीं कि माता पिता का फैसला हमेशा सही हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि प्रेमी जोड़े की पसंद सही हो। दोनों में से कोई भी गलत या सही हो सकता है। काम की बात यहाँ ये है कि ज़्यादा वफादार कौन है। मेरी ये बात सुनकर उस लड़की ने फिर से घुट पानी पिया। लड़की ने तर्क दिया कि हमारा फैसला गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, बस गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, फैसला ऐसा हो जो दोनों का हो, बच्चों और माता पिता दोनों की सहमति हो, वो सबसे सही होता है। बुरा मत मानना, मैं कहना चाहूँगा कि तुम्हारा फैसला तुम दोनों का है, जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स शामिल नहीं है, हमारे पेरेंट्स शामिल नहीं है, और ना ही तुम्हें अभी प्यार का असली मतलब पता है। उसने पूछा, क्या है प्यार का असली मतलब? मैंने कहा, तुम प्यार में हो, तुम अपना सब कुछ छोड़कर चली आई, ये सच्चा प्यार है। तुमने दिमाग पर जोर नहीं दिया, ये प्यार है। फ़ायदा नुकसान नहीं सोचा, ये प्यार है। तुम्हारा दिमाग दुनियादारी के फितूर से बिल्कुल खाली था। उस खाली जगह में प्यार का फितूर भर दिया गया। जिन जनाब ने इश्क को भरा, क्या वो इश्क में नहीं है? यानी तुम जिसके साथ जा रही हो वो प्यार में नहीं, बल्कि होशियारी और हीरोगिरी में है। जो प्यार में होता है वो इतनी प्लानिंग नहीं कर पाता, 3 ट्रेनें नहीं बदलवा पाता, उसका दिमाग इतना काम ही नहीं कर पाता। कोई कहे मैं आशिक हूँ और वो शातिर भी हो, ये तो नामुमकिन है ना। मजनू इश्क में पागल हो जाते हैं, लोग पत्थर मारते थे, इश्क में उसकी पहचान तक मिट गई। उसे दुनिया मजनू के नाम से जानती है, जबकि उसका असली नाम केस था, जो नहीं इस्तेमाल किया जाता। वो शातिर होता तो केस से मजनू ना बन पाता। हो गया कोई फ़कीर हो गया, और किसी ने माजी ने तो पहाड़ तोड़कर रास्ता ही निकाल दिया। किसी ने अतिरिक्त दिमाग नहीं लगाया, ना चालाकी दिखाई। लालच, हवस और हासिल करने का नाम प्यार नहीं है। प्यार समर्पण करने को कहते हैं, जिसमें इंसान सबसे पहले खुद का समर्पण करता है, जैसे तुमने किया। तुम्हारा समर्पण हासिल करने के लिए था, यानी तुम्हारे प्यार में लालच की मिलावट। मेरी बातें सुन वो लड़की अचानक से कहीं खो गई। उसकी खिलखिलाहट, हंसी और अल्हड़पन खामोशी में बदल गया। मुझे लगा शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया, फिर भी मैंने बोलना जारी रखा। मैंने कहा, प्यार तुम्हारे पापा तुमसे करते हैं, कुछ दिनों बाद उनका वजन आधा हो जाएगा। तुम्हारी माँ कई दिनों तक खाना नहीं खा पाएगी, जबकि आपको अपने आशिक का आजमा कर देख लेना था। ना तो उसकी सेहत पर कोई फ़र्क पड़ेगा, ना ही उसके दिमाग पर। वो बहुत अक्लमंद है, अपने लिए अच्छा सोच लेता। हर गली मोहल्ले के हर तीसरे लड़के को प्यार हो जाता है। वो प्यार नहीं है, वो तो सिनेमा जैसा कुछ है, एक तरह की स्टंटबाजी, डेयरिंग, अलग कुछ करने का फितूर, बस और कुछ नहीं। लड़की का चेहरे का रंग अब बिल्कुल बदल चुका था। ऐसा लग रहा था वो अब यहाँ नहीं है, उसका दिमाग किसी अतीत में टहलने निकल गया था। मैं अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगा, केवल उसी की तरफ। थोड़ी देर में उसका स्टेशन आ गया, और मेरा भी। बात कहाँ से निकली थी और कहाँ पहुँच गई। उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। देखा कि सिम एक्टिवेट हो चुकी थी। उसने चुपचाप बैग में से आगे का टिकट निकाला और फाड़ दिया। मुझे कहा कि मैं एक कॉल कर सकती हूँ आपके मोबाइल से। उसने नंबर डायल करके कहा, सॉरी पापा, और सिसक कर रोने लगी। सामने से पिता भी फ़ोन पर बेटी को संभालने की कोशिश करने लगे थे। उसने कहा, पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं घर वापस आ रही हूँ। दोनों तरफ से भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा था। हम ट्रेन से उतरे। उसने फिर से पिन मांगी, मैंने पिन दी। उसने मोबाइल से सिम निकाल कर सिम को तोड़ दिया और पिन मुझे वापस कर दी। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, मेरा दावा है कि इस दुनिया में तुम्हें तुम्हारे माता पिता से ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपने भी देखा होगा, अक्सर ये देखने में आता है कि लड़के लड़की बालिग हुए नहीं कि वो भागकर शादी कर लेते हैं। लेकिन आप भी मुझे बताइए, क्या ये सही है भागकर शादी करना? अगर उनका प्यार सच्चा है तो वो इंतज़ार करें, थोड़ा सब्र करें, पहले अपने जीवन में कुछ बन जाएं, कुछ करियर सेट कर लें अपना, उसके बाद शादी के बारे में सोच। अब दोनों का एक होना लिखा है,
तो उसे तो कोई भी नहीं टाल सकता, चाहे वो आपके माता पिता हों या लड़के के माता पिता या फिर हमारा समाज ही क्यों ना हो। और यदि आप दोनों का एक होना नहीं लिखा है, फिर आप जितना मर्जी भाग कर शादी क्यों ना कर लें, वो शादी एक दिन ना एक दिन टूट कर ही रहेगी। चाहे उसमें आपके अंदर आपसी अनबन हो जाए या कोई भी वजह बन सकती है। यूँ घर से भागकर शादी करके अपने माँ बाप का सर हमेशा के लिए ना झुकलाएं। अगर आपको ये आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।